चलिए शुरुआत करते हैं अपने डेली करंट अफेयर के सेशन को। ठीक है, जो हमारा कंटिन्यू चल रहा है। आज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स बेस्ड क्वेश्चन है, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बैंक से है, इंस्टीट्यूशन से है, सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको नोट कीजिएगा, आपके आने वाले कमीशन के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से डेटा। उसको ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर का सेशन तैयार किया गया है। आप देखते हैं चल के पहला क्वेश्चन क्या है, विच इज द प्रिंसिपल रेगुलेटर फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ स्ट्रेस लोन इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेस लोन का जो है सेल परचेज का पूछा जा रहा है कि रेगुलेटर कौन है। यहाँ पे सारी की सारी रेगुलेटरी बॉडी है, एसबीआई भी रेगुलेटरी बॉडी है, आरबीआई भी, आईबीबीआई भी और एनपीसीआई भी। एनपीसीआई सिर्फ रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, ये जो है आपके यूपीआई के लिए जिम्मेदार है। यूपीआई पेमेंट इंटरफेस के लिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है ये। जो भी आप एप्लीकेशन पेमेंट के लिए यूज करते हैं अपने फोन बैंकिंग के लिए, फोन में जो भी एप्लीकेशन आप ट्रांसफर के लिए यूज कर रहे हैं, मनी बैंकिंग के लिए, वो उसके लिए एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और उसके ऊपर जो भी बॉडी है ये सारी रेगुलेटरी बॉडी है। इसमें से आपको ऑप्शन चुनना है। अब आपके लिए काम आसान हो गया कि आपके लिए तीन ही ऑप्शन है। पहले तो आप स्ट्रेस लोन का मतलब समझिए, ये वैसा लोन है जो कि एनपीए में कन्वर्ट होने वाला है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। और एनपीए क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जब भी बैंक कोई लोन देती है और उसकी रिकवरी मुश्किल हो जाती है तो वो एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी एनपीए को स्ट्रेस लोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप बताइए कि स्ट्रेस लोन का सेल एंड परचेज ऑफ स्ट्रेस लोन इन इंडिया कौन रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बॉडी रेगुलेटरी बॉडी कौन है, आरबीआई। आरबीआई के बारे में आपको पहले भी बहुत सारे वीडियो में बताया जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आरबीआई होगा। और दूसरी चीज, ये भी इंपॉर्टेंट बॉडी है। यहाँ पे जितनी भी बॉडी है सबके सब इंपॉर्टेंट है। आपको पहले ही बताया कि जो भी बॉडी यहाँ पे बताया जाए उसको आप अपने नोटबुक में नोट जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि आपसे एग्जाम में किसी न किसी तरह से पूछा जाता है। तो सबसे पहले सेबी को जानिए, ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। ठीक है, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये जो है आपकी सिक्योरिटी मार्केट को जो है, सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट को जो है ये रेगुलेट करती है। ठीक है, शेयर मार्केट भी जिसको आम बोल चाल में बोलते हैं, शेयर मार्केट की रेगुलेटरी बॉडी यही है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र, ये ध्यान रखिएगा। और ये कब बनी थी ये बॉडी, ये बॉडी बनी थी आपको 1 अप्रैल 1988 में। ठीक है, बाद में ये 30 जनवरी 1992 में स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस मिल गया इसको, ये ध्यान रखिएगा। पार्लियामेंट्री बॉडी बन गई फिर ये तो। और ये कमोडिटी पे भी नजर रखती है, कमोडिटी ट्रेड पे भी नजर रखती है ये। ठीक है, मॉनिटरिंग है ये रेगुलेटरी बॉडी कमोडिटी एक्सचेंज की भी है। कमोडिटी एक्सचेंज मतलब वो सारे ट्रेड जो प्राइमरी मार्केट से जुड़ा हुआ है, प्राइमरी सेक्टर से जुड़ा हुआ है, जैसे कि एग्रीकल्चर बेस्ड ट्रेड से जुड़ा हुआ है, उसके बाद माइनिंग ट्रेड से जुड़ा हुआ है, माइनिंग ट्रेड से जुड़ा हुआ है। ये सब जो है कौन रेगुलेट करता है, ये सारा ट्रेड रेगुलेट होता है आपका सेबी के थ्रू। ठीक है, सेबी के थ्रू सबका सब रेगुलेट होता है। ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे से जो इंपॉर्टेंट बॉडी है उसके बारे में भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर ये बॉडी भी इंपॉर्टेंट है, इसका पूरा नाम याद रखिएगा, आईबीबीआई का, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट बॉडी है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो ये ओवरसीइंग प्रोसीडिंग को देखती है। अगर कोई कंपनी या फिर कोई एंटिटी या फिर कोई पर्सन दिवालिया अपने आप को घोषित करता है तो ये
इसका काम है कि देखना, मॉनिटर करना कि सच में इकोनॉमिक डिस्ट्रेस की कंडीशन है कि नहीं। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस की कंडीशन को ये पूरी तरह से जांच करती है और उसके बाद जो है बैंकरप्सी के थ्रू जो है, एसेट के थ्रू या फिर प्रॉपर्टी के थ्रू जो है फंड्स को बाहर निकालने की कोशिश किया जाता है। ठीक है, इसका काम यही है, ये इसी चीज को रेगुलेट करती है। किसी कंपनी का, सिंपली मान लीजिए किसी कंपनी का दिवालिया निकल गया, तो सचमुच में वो कंपनी का दिवालिया निकला है कि नहीं, और उसके बाद दिवालिया निकलने के बाद कंपनी में लगे हुए पैसे को कैसे बाहर निकाला जाए, या बैंक का पैसा उसमें लगा हुआ है तो उसको कैसे बाहर निकाला जाए, इस चीज की प्रोसीडिंग जो है पूरी तरह से IBBI करती है। ठीक है, तो इसका मेन काम यही है। और ये कब बनी थी? ये 2016 में बनी है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ से ये बॉडी इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद NPCI के बारे में आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। जिस दिन आपको RBI के बारे में बताया गया था, उस दिन NPCI के बारे में बताया गया। ये जो है UPI को रेगुलेट करती है पूरी तरह से। और NPCI को कौन रेगुलेट करता है? इसको भी RBI रेगुलेट करता है, ये ध्यान रखिएगा। ये जितने तरह का फोन बैंकिंग है सबको रेगुलेट जो है NPCI करती है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये ध्यान में रखिएगा, इसका पूरा नाम है। ये 2007 में बनी थी और 2008 से एक्टिव काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी बॉडी थी, सारी बॉडी इंपॉर्टेंट थी जिसके बारे में आपको बताया गया। ये ध्यान रखिएगा, सब जो है इंपॉर्टेंट डेटा है। आपसे इन इकोनॉमी में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सब ध्यान में रखिएगा आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द 2030 वर्ल्ड एक्सपो। वर्ल्ड एक्सपो भी जो होगा 2030 का, ये जो है आपका रियाद में होगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 2034 का जो आपका फीफा वर्ल्ड कप भी होगा तो यही होगा आपके सऊदी अरेबिया में। KSA बोलते हैं इसको, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ये ध्यान में रखिएगा। और 2030 का एक्सपो भी जो है आपका रियाद में ही हो रहा है। उसके बाद एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि 2024 का वर्ल्ड एक्सपो कहाँ हो रहा है, तो ये चाइना में हो रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये सारी जानकारी यहाँ पे से इंपॉर्टेंट थी, इसको ध्यान में रखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइन कॉन्ट्रैक्ट विथ विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर अपग्रेड सुपर रैपिड गन माउंट एंड अदर इक्विपमेंट फॉर अराउंड 3000 करोड़। किनके साथ इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का? तो यहाँ पे सारी जो कंपनी है सब डिफेंस के लिए काम करती है लगभग। ये डिफेंस के अलावा भी बहुत सारा काम करती है। ठीक है, तो सबको देखेंगे, पहले आप आंसर दीजिए। DRDO, भेल, L&T एंड बेल। ठीक है, कौन सी कंपनी है जिसके साथ 3000 करोड़ का जो है गन माउंट का साइन हुआ है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसके आंसर की। तो आंसर जो है ये DRDO के साथ साइन हुआ है। ठीक है, DRDO 1958 से जो है आपको इंडिया के लिए काम कर रहा है। ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसका पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 1958 में बना था। और इसके बाद इसका जितना भी आप देखते हैं सैम सरफेस एयर मिसाइल, उसके बाद GTAM ग्राउंड टू एयर मिसाइल, ये सारे तरह का मिसाइल जो है DRDO ही डेवलप करता है। और इसके अलावा बहुत सारा डिफेंस इक्विपमेंट भी जो है DRDO ही बनाता है इंडियन एयरफोर्स के लिए, इंडियन आर्मी के लिए। डिफेंस के क्षेत्र में काम करने वाली बहुत बड़ी कंपनी है ये। और ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट के थ्रू ऑपरेट होती है। उसके बाद ये पृथ्वी, अग्नि, जितने तरह का आप मिसाइल देखते हैं सब जो है इसी के थ्रू बनाया गया है। और उसके बाद मोर इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि अभी जो साइन हुआ है वो इसी के साथ हुआ है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। इसका 1980 से जो है एक प्रोग्राम चल रहा है जिसको IG
MDP बोलते हैं, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये DRDO का प्रोग्राम है जो कि अम्ब्रेला प्रोग्राम है। इसके तहत ही जो है पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग सब जो है इसी के, और MiG-21 जो है सब इसी के, मिग का जो है सीरीज चल रहा है, सब इसी प्रोग्राम के अंदर चल रहा है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो डिफेंस के फील्ड में इसका बहुत बड़ा योगदान है DRDO का, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और अभी जो डील साइन हुआ है 3000 करोड़ का, DRDO के साथ ही हुआ है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में, इस बात को भी याद रखिएगा आप। 1958 से ये डिफेंस के फील्ड में काम कर रही है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो है भेल है, ये भी जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी डिफेंस के फील्ड में ही काम करती है। यहाँ पे जितनी भी सारी कंपनी है, सिर्फ लार्सन एंड टर्बो L&T को छोड़कर सारी कंपनी जो है डिफेंस के लिए काम करती है। इसका पूरा नाम है आपको 1956 में बनी है ये भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ठीक है, ये बैटरीज और फिर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए यूज होने वाले इक्विपमेंट्स तैयार करती है। भेल 1956 में बनी है। उसके बाद लार्सन एंड टर्बो जो है L&T जो है कॉन्ग्लोमरेट है, ऐसी कंपनी जो बहुत सारे फील्ड में काम करती है उसको कॉन्ग्लोमरेट बोलते हैं। वही एक आपकी L&T है। ये जो है आपके कंस्ट्रक्शन के, मैन्युफैक्चरिंग के, IT के फील्ड में, बिजनेस ट्रेड में, और उसके बाद डिफेंस के लिए सब सारे फील्ड में ये कंपनी जो है काम करती है 1946 से। ये जो है आपका, ये जो है 1946 में बनी थी, तब से ये जो है इन सारे फील्ड में काम कर रही है। यहाँ पे सारी जो कंपनी बताई जा रही है सब इंपॉर्टेंट कंपनी है, कभी ना कभी न्यूज में बनी रहती है, चर्चे में रहती है, इसलिए इनके बारे में आप ये सारे डेटा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद बेल जो है, ये जो है स्पेस रिसर्च सिस्टम बनाती है, रडार वगैरह जो है आप, ये आपको बेल बनाती है, और ये 1954 में बनी थी। ठीक है, बेंगलोर में इसका जो है मुख्यालय है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो भी ऑप्शन में बन रहे थे आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शन थे, सबको हमने डिस्क्राइब किया यहाँ पर अच्छे से, और ये DRDO जो है आपका आंसर था, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बिहार गवर्नमेंट रिसेंटली रिलीज कास्ट सेंसेक्स, नाउ टोटल रिजर्वेशन रीच टू। बिहार गवर्नमेंट ने अभी जो है कास्ट सेंसेक्स रिलीज किया है, और उसके बाद जो है टोटल रिजर्वेशन कितना पहुंच गया है ये आपको बताना है। ठीक है, 50%, 65%, 75%, 70%। तो इस क्वेश्चन को बड़ा अच्छे से समझना होगा आपको, क्योंकि इससे क्वेश्चन से और भी बहुत सारी बातें निकल के आएंगी जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं इसका पहले सही आंसर 75% पहुंच चुका है रिजर्वेशन। ठीक है, कास्ट सेंसेक्स के बाद। अब देखिए इसको, इसमें समझिए, यहाँ पर जो है बिहार गवर्नमेंट रिसेंटली रिलीज कास्ट सेंसेक्स एंड नाउ टोटल रिजर्वेशन रीच टू 75%, ये आपका आंसर था यहाँ पे से। अब आप देखिए कि 20% जो है SC के लिए रिजर्वेशन है, यहाँ 2% जो है ST के लिए, और 25% EBC के लिए, यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 25% रिजर्वेशन है, और 18% OBC के लिए है, और 10% EWS के लिए। इसमें ये इसको जानना जरूरी है कि 103 अमेंडमेंट के तहत आया था ये। ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 10% रिजर्वेशन यहाँ। तो इस तरह से टोटल अगर आप काउंट कीजिएगा तो 75% रिजर्वेशन पहुंच चुका है। अब किसको कौन कितना रिजर्वेशन मिल रहा है ये भी देखिए। सबसे पहले तो बिहार की टोटल पॉपुलेशन इस सर्वे के तहत कितना कितना पता चला है, 13.7 करोड़। ठीक है, 13.07 करोड़। ठीक है, और इसमें जो है 36% एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, जिनके लिए रिजर्वेशन कितना है, 25%। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन 25% है, ये ध्यान में रखिएगा। और उनकी आबादी कितनी है ये भी ध्यान में रखिएगा, 36.01%। इससे आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इस स्लाइड से आपका क्वेश्चन बनेगा आने वाले ज्यादातर एग्जाम में, इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा ये है कि 27% बैकवर्ड क्लास है। ठीक है, यहां से ये ध्यान में रखिएगा, 27% बैकवर्ड क्लास है, और उनके लिए रिजर्वेशन कितना है, 18%। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा आप।
उसके बाद आपको देखना है कि 19.65 शेड्यूल कास्ट है, ठीक है, जिनकी आबादी के जिनके लिए रिजर्वेशन कितना है 19.65% के लिए रिजर्वेशन है आपको, शेड्यूल कास्ट के लिए 20%, ये ध्यान में रखिएगा। ये सारा डेटा यहाँ पे से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप एसटी के लिए रिजर्वेशन जो है 2% है, क्योंकि उनके लिए उनकी आबादी जो है 1.68% है। ये देखिए शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आबादी जो है 1.6, आबादी जो है 2%, ये आबादी आपकी 1.68% है, जबकि रिजर्वेशन इनका 2% है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ से ये सारी जानकारी आपके लिए इस सेक्शन की पूरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये बिहार का जो कास्ट सर्वे आया है उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। बिहार गवर्नमेंट सेड दिस इज अ नॉट फुल स्केल सेंसस, फुल स्केल सेंसस नहीं है, इस बात का ध्यान में रखिएगा इसको कि फुल स्केल नहीं है ये, बस एक ये जेन्युइन सर्वे है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो है अब आपका रिजर्वेशन जो है 75% पहुंच चुका है बिहार में, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसके बाद एक चीज और यहाँ से बैकग्राउंड याद रखिए कि लास्ट कास्ट सेंसस जो हुआ था वो 1931 में हुआ था, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो हुआ था 2011 में हुआ था सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, लेकिन इसका डेटा जो है रिलीज नहीं हुआ था, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप। इसके बाद जो है एक बात यहाँ से सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि सेंसस जो है आपका सेंटर का सब्जेक्ट है, ये आर्टिकल 246 में बताया गया है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये यूनियन का सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पे जो सर्वे हुआ है वो कास्ट सेंसस है, ये इस बात का ध्यान में रखिएगा, कास्ट सेंसस है जो बिहार में हुआ है, ठीक है। लेकिन जब जनरली सेंसस होता है जो लास्ट अभी 2011 में हुआ है, वो जो है सेंटर का विषय है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ से ये सारी जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट थी जिसको आपको बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यांमार मिलिट्री ऑल्सो नोन एज द तत्मतवा लॉन्च अ कूप अगेंस्ट द सिविलियन गवर्नमेंट, कब लॉन्च किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि कब जो है म्यांमार में सत्ता पलटी थी। क्वेश्चन जो है गलत प्रिंट हुआ है शायद यहाँ पे, म्यांमार मिलिट्री लॉन्च, हाँ ये पूछा जा रहा है कि कब लॉन्च हुआ था, वहां जो है वहां की मिलिट्री कब जो है सत्ता को पलट दी थी म्यांमार की, ठीक है, ये आपको बताना है। इसमें क्वेश्चन यही है कि आपको ये बताना है कि कब वहां तख्ता पलट हुआ था म्यांमार, क्योंकि आपका पड़ोसी कंट्री है, तो इसको ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि ये अभी क्यों न्यूज में है ये भी आपको बताएंगे। पहले आप इसका आंसर दीजिए, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन कैसे बन गया, क्यों न्यूज में है ये अभी आपको बताया जाएगा, लेकिन पहले आप आंसर दीजिए इसका कि ये तख्ता पलट हुआ कब था, ठीक है। तो ये तख्ता पलट हुआ था 1 फरवरी 2021 में, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। मिलिट्री जो है वहां सत्ता को अपने अंडर कर ली थी। अभी ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि म्यांमार जो है अफीम की खेती में नंबर 1 पे आ गया है, ठीक है, इसने अफगानिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि अफगानिस्तान में जो है 95% जो है इसमें कमी आई है, जो न्यू गवर्नमेंट आई है उसने जो है इसको पूरी तरह से बैन करने का सोच लिया है, इसलिए जो है अफगानिस्तान में अभी जो है 95% जो है इसकी खेती डिक्रीज की है, और म्यांमार में जो है 90 से ज्यादा % जो है इंक्रीज की है। इसी वजह से जो है म्यांमार जो है अफीम की खेती में नंबर 1 पर आ गया है। और यहाँ से ये बात भी ध्यान में रखिए कि ये दोनों कंट्री जो है, एक जो है आपके गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा है और दूसरा आपके गोल्डन क्रिसेंट का हिस्सा है। तो आपको गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट बहुत अच्छे से बताया गया है पिछले वीडियो में, वहां ध्यान में रखिएगा उसको। यहाँ पे आपको सिर्फ ये बता देते हैं कि गोल्डन ट्रायंगल में 3 कंट्री है, एक आपका म्यांमार है उसमें, दूसरा आपका लाओस है और तीसरा आपका थाईलैंड है, ठीक है। इसमें लिटिल बिट आपका वियतनाम भी इन्वॉल्व रहता है, यहाँ भी जो है इसकी खेती बहुत ज्यादा होती है। और इधर जो है ये आपके ईस्ट वाले एरिया में हो गया,
और इधर वेस्ट में जो है आपका गोल्डन क्रेसेंट है, वेस्ट में गोल्डन क्रेसेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ जो है 3 कंट्री है मेन, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इधर से आपको वेस्ट में और ईस्ट के बीच में आपका इंडिया आ जाता है, जहाँ के इंडिया में जो है आपको बहुत ज्यादा नॉर्थ में ये लोग जो है नॉर्थ में, और इधर से आपको ये नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, इंडिया को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है। ये 7 नेशन जो है अपना मार्केट जो है नॉर्थ इंडिया को ही बनाती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बॉर्डर एरिया में अफीम की तस्करी जो है देखी जाती है। तो यहाँ से ये बात ध्यान में रखिए कि म्यांमार जो है नंबर 1 पे आ गया है अफीम की खेती में, और गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट में जो 4 और 3 कंट्री आपको बताया गया, उसको भी ध्यान में रखिएगा। अभी ये बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। आगे देखिए कि एक चीज और कि म्यांमार जो है कब इंडिया से अलग हुआ था, तो द गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935 में म्यांमार जो है, आपको म्यांमार को ही बर्मा बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा, भारत से अलग हुआ था। और ये लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 1937 से, ठीक है। पूरी तरह से जो है पहले जो है इंडिया के प्रोविनेंस में ही बर्मा आता था, म्यांमार आता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है रूल करती थी इंडिया से ही बर्मा पे, ठीक है। जो है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट के तहत जो है ये सेपरेट हुआ, और ये लागू कब से हुआ था, इन चीजों का ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, लाओस एंड थाईलैंड, ये कंट्री जो है आपकी म्यांमार से जो है बाउंड्री शेयर करती है। ये कंट्री इंडिया से भी इसकी बाउंड्री लगती है, बांग्लादेश से भी, चाइना से भी, लाओस से भी और थाईलैंड से भी। ये बात ध्यान में रखिए कि यंगून जो है म्यांमार का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। और ये बात तो आपको बता ही दिया गया कि म्यांमार वाज मेड अ प्रोविनेंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया बाय ब्रिटिश रूलर्स एंड अगेन सेपरेटेड इन 1937। यहाँ से ये सारी जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट थी इस क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन अपने अंदर बहुत सारे क्वेश्चन को समेटे हुए थे, आप ध्यान में रखिएगा। ये सारी जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। अब देखिए यहाँ से एक और चीज अभी न्यूज में है कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA जिसको बोलते हैं, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ठीक है, ये जो है आपका, ये जो है आपकी एक इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है क्या ऑर्गेनाइजेशन है, इसने ये बोला है अभी कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने हाल ही में कहा कि भारतीय तेल उत्पाद की खपत में विस्फोटक वृद्धि समाप्त हो सकती है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है, ये तो खैर न्यूज था, ऐसा इन्होंने क्यों कहा है इस पूरे आर्टिकल को पढ़ने के बाद पता चलेगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, व्हेन डिड इंडिया ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया इसका कब हिस्सा बना था, ये आपको बताना है। 2017 में, 2021 में, 2016 में या 2015 में। तो इसमें टोटल कंट्री जो है अभी 31 है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और पेरिस फ्रांस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये, इसका हेडक्वार्टर जो है फ्रांस में है, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। और इंडिया इसका कब ये बना था, मेंबर बना था, तो इंडिया इसका इन 2017 में जो है इसका मेंबर बना है इंडिया, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये सारी जानकारी। नेक्स्ट है, रिसेंटली मम्प्स केस इन चिल्ड्रंस आर ऑन राइज इन द स्टेट ऑफ, कौन से स्टेट में जो है मम्प केस जो है चिल्ड्रन में, बच्चों में ज्यादा देखा जा रहा है, ठीक है। ये एक केस आया है, नया डिजीज है, ये नया नहीं पुराना ही डिजीज है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा है। कौन से स्टेट में हो रहा है? 2-4 स्टेट है जिसमें जो है बहुत तेजी से फैल रहा है। ये पेरेंट्स लोग के लिए कंसर्न का सबब बना हुआ है। ये देखिए, बताइए आंसर इसका कि कौन से स्टेट के पेरेंट्स जो है परेशान है इससे। महाराष्ट्र, मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ये जो इसका करेक्ट आंसर महाराष्ट्र है। इसके अलावा भी जो है ये तेलंगाना, हैदराबाद जैसे शहर में भी, स्टेट में भी देखने को मिल रहा है। देखिए इसके आंसर को देखते हैं। रिसेंटली मम्प्स केस इन चिल्ड्रंस आर ऑन राइज इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, हैदराबाद एंड तेलंगाना, ठीक है। ये एक वायरस डिजीज है, इसको आप सबसे पहले जानिएगा, ठीक है। और वायरस कौन सा है, किस वायरस से हो रहा है,
ये देखिए, ये यहाँ पे पारामैक्सो वायरस का नाम याद रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मम्प डिजीज का जो है वाहक कौन है, ठीक है। तो इसका पारामैक्सो वायरस डिजीज है, ये जान रखिएगा। और ये पर्सन टू पर्सन कॉन्टेजियस डिजीज का मतलब ये होता है कि पर्सन टू पर्सन ये फैलता है, ठीक है। चीजें शेयर कीजिएगा तब भी ये फैलेगा, स्नीजिंग से ये फैलता है। कोई ग्रसित व्यक्ति आपके सामने है, अगर मम्प वायरस से कोई ग्रसित है और उसने छींक दिया आपके सामने, तब भी आपको ये अटैक हो सकता है। इसमें होता ये कि फेस का जो दोनों साइड है वो देखिए इस तरह से सूजन हो जाता है, मासूम सा बच्चा बेचारा सूज गया है, ठीक है। और ये ठीक कैसे होता है, इसका कोई अभी खास इलाज नहीं है, ये खुद ब खुद जो है ठीक होता है टाइम के साथ, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा पेन वगैरह होता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। बच्चे परेशान हो जाते हैं, इसके साथ साथ गार्जियन भी, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ रीजन बताया गया है होने का भी और इससे बचने का भी आपको बताया गया है। MMR वैक्सीनेशन जो है इससे बचने का सबसे अच्छा बेस्ट प्रिवेंट है। इसके बाद चीजों को शेयर नहीं कीजिए, छींकने वाले व्यक्ति से दूर रहिए, ठीक है। स्टे होम व्हेन आर सिक, जब बीमार पड़े तो आप घर पर ही रहें, इधर उधर ना जाएं, हैंड वॉश वगैरह करें। पूरा का पूरा सिम्टम्स कोरोना वाला है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखिए दोनों तरफ का फेस जो है आपका इस तरह से सूज जाता है, ये पैरोटिड ग्लैंड्स में होता है। पैरोटिड ग्लैंड जो है आपके कान के ठीक सामने जो दो ग्लैंड है उसको पैरोटिड ग्लैंड्स कहते हैं। ग्लैंड्स दो तरह का होता है, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, वो आप पढ़िएगा साइंस में, ठीक है। मेनली आप तीन ही ग्लैंड्स के बारे में जानते होंगे, हाइपोथैलेमस और उसके बाद आपको पिट्यूटरी ग्लैंड और उसके बाद एक और आप जानते होंगे थायराइड ग्लैंड। ये तीन ग्लैंड आप जानते होंगे। इसके अलावा भी आपके मुंह के अंदर ही बहुत सारा ग्लैंड होता है, उसमें एक सलाइवरी ग्लैंड है, उसके बाद आपका पैरोटिड ग्लैंड है। पैरोटिड ग्लैंड ठीक आपके जो है कान के आगे सामने में होता है, ठीक है। जो यही इफेक्ट होता है इससे, इस मम्प से जो है यही इफेक्ट होता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। दोनों तरफ का फेस जो है आपका सूज जाता है, जरा मासूम सा बच्चा सूज गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए मम्प्स इज बेस्ट नोन फॉर द पफी आप एंड जब भी आप कोई चीज चबाइएगा तो आपको चबाने में दर्द होगा, घोटने में दर्द होगा, इसका यही सब सिम्टम्स है। उसके बाद आपका सर में हल्का दर्द होगा, फिर तेज होगा वो दर्द, उसके बाद आपको फीवर आएगा, मसल्स खिंचाएगा, इस तरह के इसके लक्षण है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और जब भी ऐसे ग्रसित को रोगी को देखिए तो उनसे थोड़ा दूरी बनाइए, ठीक है। देखिए ये देखिए, ठीक यही है आपका पैरोटिड ग्लैंड्स, ठीक है। ये दोनों साइड होता है, इस साइड भी, ठीक है। बहुत तरह के ग्लैंड होते हैं। अ टू स्लाइवरी ग्लैंड दैट सिट जस्ट इन फ्रंट ऑफ द ईयर्स, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इन सब चीजों का। अभी आंसर आपका राइट क्या था, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है और हैदराबाद है, ठीक है। इन सारे स्टेट में जो है ये बहुत तेजी से देखा जा रहा है और बच्चे ज्यादातर इसके शिकार हो रहे हैं, ठीक है। तो स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और एग्जाम की तैयारी करते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। यहाँ जो भी आपको करंट अफेयर बताया गया है सारे इंपॉर्टेंट थे, खास के जो पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन था इकोनॉमी बेस्ड और इंस्टीट्यूशन बेस्ड, वो सारा डेटा इंपॉर्टेंट है, उसको आप अपने नोटबुक में नोट रखिए ताकि एग्जाम के टाइम जो है ज्यादा आप घबराइए नहीं कि मेरा करंट अफेयर छूटा हुआ है, ठीक है। करंट की सारी जानकारी आपको परसेवरेंट आईएएस के चैनल पे मिलती रहेगी लगातार। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और एग्जाम की तैयारी करते रहिए।